तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत के संविधान की सीरीज़ में हम संघ पढ़ रहे थे। संघ जिसका उल्लेख भाग 5 में है। संघ में हम संघ के अध्यक्ष राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे थे। राष्ट्रपति की सीरीज़ में हमारा ये आज पार्ट 5 होगा। तो स्टूडेंट्स, राष्ट्रपति की शक्तियाँ हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने सबसे पहले देखा राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियाँ, फिर विधायी, फिर न्यायिक, आर्थिक, कूटनीतिक, सैन्य एवं आपातकालीन। तो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने कार्यकारी, विधायी, न्यायिक, आर्थिक, कूटनीतिक, सैन्य शक्ति के बारे में पढ़ लिया था। आज हम आपातकालीन शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। आपातकालीन शक्तियां पढ़ने से पहले हम पिछले कुछ राष्ट्रपति की पिछले लेक्चर में जो शक्तियों के बारे में पढ़ा है उनका हम रिवीजन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने सबसे पहले देखा था राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियाँ। राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों में हमने सबसे पहले देखा कि संघ के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होंगे। पीएम की नियुक्ति, यानी कि जो लोकसभा में बहुमत दल प्राप्त नेता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। पीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। पीएम राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। एक SC/ST आयोग का गठन करेगा राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष। अनुसूचित क्षेत्र की घोषित करेगा राष्ट्रपति। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करेगा राष्ट्रपति। पीएम को शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। राष्ट्रपति कार्यकारी शक्तियों में कुछ पदों की नियुक्ति करता है, जैसे अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एवं गवर्नर यानी कि राज्यपाल। नेक्स्ट है व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियाँ। स्टूडेंट्स, व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियों में सबसे पहले राष्ट्रपति सत्र को आहूत करता है और सत्र को अवसान करना है, और सत्र स्थगन सदन के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। व्यवस्थापिका शक्ति में राष्ट्रपति संसद को संदेश भेज सकता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 एवं लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति को वीटो शक्ति रिलेटेड शक्तियां प्राप्त हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां में धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से संसद में रखा जाता है। बजट, विशेष अनुदान एवं आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति की सहमति अनिवार्य है। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है न्यायिक शक्तियाँ। न्यायिक शक्तियों में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति किसी भी विषय पर किसी भी समय सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, और वह जो सलाह है वह राष्ट्रपति द्वारा मानने के लिए बाध्य नहीं है। समाधान शक्तियाँ। राष्ट्रपति की 5 समाधान शक्तियाँ, जिसका उल्लेख आर्टिकल 72 में है, वह है विराम, समा, प्रविलंब, लघुकरण, परिहार। कुछ इस प्रकार है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति की कूटनीति शक्तियाँ। राष्ट्रपति की कूटनीति शक्तियों में इंटरनेशनल संधि एवं समझौते राष्ट्रपति के नाम से होंगे। विभिन्न देशों के राजदूत एवं उच्चायुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति। तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होगा। सेना का सेनापति राष्ट्रपति होगा एवं युद्ध एवं विराम की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अब आज का टॉपिक है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। स्टूडेंट, हमने सबसे पहले देखा कि आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं: राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन एवं वित्तीय आपातकाल। देश के संविधान में संशोधन किए बिना देश की संसदीय व्यवस्था को एकात्मक यानी कि संघीय व्यवस्था में बदलना ही आपातकाल कहलाता है। आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं: राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन एवं वित्तीय आपातकाल। स्टूडेंट्स, अब शुरुआत करते हैं हमारे आज के लेक्चर की। सबसे पहले हेडिंग लगाइए आपातकाल में, राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। अब राष्ट्रीय आपातकाल क्या होता है कि राष्ट्रीय आपातकाल जब देश में युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह के आधार पर देश में जब ऐसी स्थिति हो कि एक तो युद्ध की स्थिति हो, बाह्य आक्रमण की स्थिति हो और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति हो, तो देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संघ सरकार द्वारा की जाती है। ये बात हमारे मूल संविधान में लिखी हुई थी, लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 44वें संविधान संशोधन में कहा गया कि युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाएगी। और इसमें लिखा है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा
मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही किया जाएगा। ये दोनों बात कब जोड़ी गई थी? 44वें संविधान संशोधन के तहत। तो स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि देश में युद्ध की स्थिति है या बाह्य आक्रमण की स्थिति है या सशस्त्र विद्रोह, इन आधारों पर देश में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। अब मान लीजिए कि आपातकाल का मिसयूज भी हो सकता है, तो क्या आपातकाल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है? तो स्टूडेंट्स यहाँ लगाइए नोट और एक चीज़ लिखिए कि 38 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपातकाल को चुनौती नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा, मतलब 38 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ये बात जोड़ी गई कि आपातकाल को चुनौती नहीं दी जा सकती, आपातकाल को चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में मोरारजी देसाई की सरकार ने यह कहा कि आपातकाल को चुनौती दी जा सकती है, आपातकाल को चुनौती दी जा सकती है। अब एक चीज और बात ध्यान देने होगी, 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में कहा कि ऐसी कोई भी विधि जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती हो उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। तो इसके पश्चात एवं मौलिक ढांचे को हनन करने वाली सभी विधि को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। यहाँ पे लिखा है कि मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही सुप्रीम आपातकाल लगाया जाएगा। तो मंत्रिमंडल को इंग्लिश में बोलते हैं कैबिनेट। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कैबिनेट शब्द का संविधान के किस अनुच्छेद में जिक्र है, तो आर्टिकल है 352। 352वें नंबर अनुच्छेद में कैबिनेट शब्द का उल्लेख है। इसके अलावा भारतीय संविधान में किसी भी जगह पर मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। अब देश में युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई। दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल संपूर्ण देश एवं किसी विशेष स्थान पर भी लगाया जा सकता है, विशेष स्थान पर भी लगाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि संपूर्ण देश में ही राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा। स्टूडेंट्स, अब एक बात ध्यान देने योग्य है कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तो मौलिक अधिकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मौलिक अधिकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मौलिक अधिकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मौलिक अधिकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, एक अनुच्छेद लिखिए, आर्टिकल 358। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा तो अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा। अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा, स्वतः निलंबित हो जाएगा। आर्टिकल 358 के तहत अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा और आर्टिकल 359 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 एवं अनुच्छेद 21 के अलावा किसी भी फंडामेंटल राइट्स को निरस्त कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, आपातकाल एक चीज और आप यहाँ ऐड करिएगा कि आपातकाल का उल्लेख भाग 20 में है, आपातकाल का उल्लेख भाग 20 में है, आपातकाल का उल्लेख भाग 18 में है, आपातकाल का उल्लेख भाग 18 में है, आपातकाल का उल्लेख भाग 18 में है। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन एवं वित्तीय आपातकाल। मौलिक अधिकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो राष्ट्रीय आपातकाल में हमने देखा कि आर्टिकल 358 के तहत अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा, लेकिन आर्टिकल 359 में कहा गया है कि राष्ट्रपति आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 के अलावा किसी भी फंडामेंटल राइट, किसी भी मौलिक अधिकार को निरस्त कर सकता है। तो अब नेक्स्ट है कि आज तक भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लागू हुआ है? राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लागू हुआ है? तो आज तक भारत में राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लागू हुआ है। फर्स्ट 1962 टू 1968, सेकंड
1971 टू 1977, 1976 और थर्ड 1975। जब 1975 में तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल लगा था तो ऐसा कहा जाता है कि यह भारत के लिए एक ब्लैक डे था, एक काला दिवस था, क्योंकि इस दिन इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय आपातकाल का मिस यूज किया था। इसी के चलते 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था जो मोरारजी देसाई की सरकार ने किया था, और इसके तहत जो उपर्युक्त हमने पढ़े थे वह प्रावधान जोड़े गए थे कि आपातकाल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है एवं आपातकाल युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति के आधार पर मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही लगाया जा सकता है। तो अब आपातकाल, जब देश में एक बार आपातकाल लगता है, तो वह सबसे पहले 1 माह के लिए जारी रहेगा, 1 माह के लिए जारी रहेगा। तत्पश्चात अगर उसे संसद अनुमति देती है, 1 माह में अगर संसद अनुमति देती है तो वह 6 माह के लिए लागू रहेगा। उसके पश्चात ये अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन 6 माह के उपरांत अब संसद में इसे 2/3 बहुमत से पारित करवाना होगा। अब देखते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति कैसे होती है, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त कैसे होता है। सबसे पहले राष्ट्रपति इसकी घोषणा करके इसको समाप्त कर सकता है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करने की सबसे पहले घोषणा कर सकता है। अगर राष्ट्रपति घोषणा नहीं करता है तो जब राष्ट्र आपातकाल लगता है तो वह 1 माह तक कंटिन्यू रहता है। उसके पश्चात इसे संसद से अनुमति लेनी होती है। जब यहाँ संसद से अनुमति नहीं ली जाती है तो राष्ट्रीय आपातकाल यहाँ पे समाप्त हो जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के अलावा आपातकाल समाप्ति की पहल लोकसभा कर सकता है। तो अब समाप्ति की घोषणा सबसे पहले राष्ट्रपति कर सकता है। अगर राष्ट्रपति नहीं करता है तो 1 माह पश्चात स्वतः समाप्त हो जाएगा जब संसद से अनुमति नहीं ली जाती है एवं इसकी पहल लोकसभा द्वारा की जा सकती है। तो राष्ट्रीय आपातकाल में सबसे पहले हमने देखा कि किन आधारों पर राष्ट्रीय आपातकाल लग सकता है। तो युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा आर्टिकल 352 के तहत मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही किया जा सकता है। तो नोट में मैंने आपको लिखाया था कि 38 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में लिखाया गया कि आपातकाल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती, लेकिन 44वें संविधान संशोधन में मोरारजी देसाई की सरकार ने यह जोड़ा था कि आपातकाल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। अब आपातकाल लागू होने के पश्चात मौलिक अधिकार पर क्या प्रभाव पड़ता है। आर्टिकल 358 में कहा गया है कि अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा, लेकिन यही आर्टिकल 359 में कहा गया है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 एवं अनुच्छेद 21 के अलावा किसी भी मौलिक अधिकार को किसी भी समय निरस्त कर सकता है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगा है, 1962 से 68 तक, और उसके बाद 71 से 76, और तीसरी बार आर्टिकल 1975 में लगा था। इसको काला दिवस कहा जाता है। फिर कहा कि आपातकाल 1 माह जारी रहता है, उसके बाद हमें संसद से परमिशन या अनुमति 2/3 बहुमत के आधार पर लेनी होती है। जब संसद इस बहुमत को पारित करता है तो वह 6 माह तक जारी रहता है। इसी प्रकार 6 माह की पुनरावृत्ति के बाद हम इसे अनिश्चित काल तक बढ़ा सकते हैं। अब आपातकाल समाप्त कैसे होता है। एक तो राष्ट्रपति इसकी घोषणा कर सकता है, दूसरा अगर 1 माह पश्चात संसद की अनुमति 2/3 बहुमत के आधार पर नहीं ली जाती है तो ये समाप्त हो जाएगा, एवं आपातकाल समाप्ति की घोषणा राष्ट्रपति के अलावा लोकसभा इसकी पहल कर सकता है। अब आपातकाल में दूसरा है राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति शासन का आर्टिकल है आर्टिकल 356।
आर्टिकल 365 में राष्ट्रपति शासन की विधि का उल्लेख है। राष्ट्रपति शासन की विधि का उल्लेख है, लेकिन राष्ट्रपति शासन किन आधारों पर लगाया जाता है वह आर्टिकल 365 में उल्लेखित है। इसमें कहा गया है कि जब राज्य केंद्र के किसी आदेश की अनुपालना नहीं करता है, तो राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा करेगा। राष्ट्रपति शासन की विधि का उल्लेख आर्टिकल 356 पे है और इन किन आधारों पर लगाया जाता है उनका उल्लेख आर्टिकल 365 में है। अब राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है। राष्ट्रपति शासन में राज्य की कानून व्यवस्था का प्रधान राज्यपाल बन जाता है। कानून व्यवस्था का प्रधान सीएम की जगह राज्यपाल बन जाता है, क्योंकि यह डायरेक्ट संघ के निर्देशों को राज्य में क्रियान्वित करता है। इसके तहत राज्य सरकार गिर जाती है। जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। आर्टिकल 355 देखते हैं हम। अनुच्छेद 355 में लिखा, अगर राज्य सरकार संविधान की अनुपालना न करे तो राज्यपाल अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति से राष्ट्रपति शासन की मांग कर सकता है। अब नेक्स्ट है, राष्ट्रपति शासन से राज्य कार्यपालिका पूर्णतः बर्खास्त हो जाती हैं एवं शक्तियां कंप्लीट राज्यपाल के अधीन आ जाती हैं। राष्ट्रपति शासन की समाप्ति की घोषणा राष्ट्रपति स्वयं करेगा एवं इसकी पहल लोकसभा में की जा सकती है। अब हमने देखा था कि राष्ट्रीय आपातकाल सबसे पहले 1 माह के लिए लगता है, परमिशन के पश्चात 6 माह, और इसी प्रकार हम इसे अनिश्चित काल तक बढ़ा सकते हैं। और संसद में बहुमत कितना चाहिए? 2/3 बहुमत। लेकिन अगर यही बात हम राष्ट्रपति शासन की करें तो सबसे पहले राष्ट्रपति शासन 2 माह के लिए लगता है, तत्पश्चात 6 माह। इसी प्रकार हम राष्ट्रपति शासन को एक राज्य में अधिकतम 3 वर्ष तक चला सकते हैं और इसमें बहुमत की आवश्यकता होगा 1/3 बहुमत। तो कंपैरिजन देख लीजिएगा आप, राष्ट्रीय आपातकाल 1 माह और 2 माह, और यहाँ अनिश्चित होगा और यहाँ 3 वर्ष होगा। इसी प्रकार अपना नेक्स्ट है वित्तीय आपातकाल। तो वित्तीय आपातकाल का उल्लेख स्टूडेंट्स आर्टिकल 360 में किया गया है। जब देश में वित्तीय संकट की स्थिति पैदा हो तो देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। स्टूडेंट्स, आज तक भारत में कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। तो देश में वित्तीय संकट की स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है। इसमें वेतन भत्ते एवं बोनस में कटौती की जाती है। बोनस में कटौती की जाती है। यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन है कि संघ की कार्यपालिका के जो भी पद हैं उनके वेतन भत्ते एवं बोनस का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? ये इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश के संपूर्ण वित्तीय मामले एक एक्ट है, यूएन नेशनल रिकवरी एक्ट के तहत संघ का अधिकार होते हैं जिनमें वेतन भत्ते एवं बोनस में कटौती की जाती है। अब बात करें तो राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन एवं वित्तीय आपातकाल। यहाँ था 2 माह, 6 माह, अनिश्चित काल और 2/3 बहुमत। यहाँ था 1 माह था, यहाँ था 2 माह, 6 माह, 3 वर्ष और 1/3 बहुमत। यहाँ है 2 माह के बाद अनिश्चित और अनिश्चित के बाद 1/3 बहुमत। अब जो ये आपातकाल है इस पर कुछ विशेषज्ञों ने कुछ आलोचनाएं दी हैं।
कुछ आलोचनाएं दी हैं। सबसे पहले लिखिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा है कि अमेरिका संघवाद का इतना कड़ा स्वरूप है, वह स्वरूप नहीं बदल सकता, लेकिन भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था है, वह संघीय एवं एकात्मक परिस्थिति के आधार पर आपातकाल के जरिए बदल सकता है। उन्होंने एक नकारात्मक टिप्पणी दी है कि राजनीतिक हितों के लिए ही केवल आपातकाल का प्रयोग होगा। उसी प्रकार एक है एच.वी. कामत। एच.वी. कामत, इन्होंने कहा है कि एक ऐसा राज्य जहां शांति तो होगी लेकिन वह कब्र में होगी। शांति कहाँ होगी? कब्र में। इस प्रकार की नकारात्मक टिप्पणी एच.वी. कामत द्वारा की गई है। अब एक और आलोचक थे जिनका नाम है टी.टी. कृष्णमाचारी। टी.टी. कृष्णमाचारी, इन्होंने कहा है कि आपातकाल के कारण राज्य में तानाशाही बढ़ेगी। तानाशाही बढ़ेगी। 3 टिप्पणियां हैं। बी आर अम्बेडकर की एक नकारात्मक और एक सकारात्मक टिप्पणी है। सकारात्मक है कि अमेरिका इतना कड़ा संघवाद है, वो एकात्मक सरकार में रह सकता है, लेकिन भारत परिस्थितियों के अनुसार बदल सकता है। नकारात्मक टिप्पणी है कि राजनीतिक हितों के लिए आपातकाल का प्रयोग होगा। स्टूडेंट्स, राष्ट्रपति की शक्तियों का ये अंतिम भाग था कि हमने आपातकाल पढ़ लिया है। राष्ट्रपति की शक्तियाँ हमने देखी थी, जो कुछ इस प्रकार थी। राष्ट्रपति की शक्तियाँ, कार्यकारी शक्तियाँ, विधायी, न्यायिक, आर्थिक, कूटनीतिक, सैन्य और आपातकालीन शक्तियाँ। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा जो राष्ट्रपति का चैप्टर है वो खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम राष्ट्रपति के जो समकक्ष पद राज्य में है, राज्यपाल, इसकी शुरुआत करेंगे। अब राष्ट्रपति के रिलेटेड अगर आपको किसी भी प्रकार की क्वेरी हो तो वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।